फ्रेंड्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं डॉक्टर शगुफ्ता एक नए टॉपिक के साथ स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी भारतीय राजनीति में कई तरह की खबरों को देख रहे हैं। भारतीय राजनीति में एक तरफ महाराष्ट्र उथल पुथल की स्थिति में है, सरकार गिरेगी या बहुमत बचेगा, इस स्थिति पर लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। तो दूसरी ओर भारत की केंद्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने है और वो है राष्ट्रपति चुनाव। तो आज आपके लिए मैंने जिस टॉपिक को चुना है वो टॉपिक है राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव पर आज हम बातें करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव भारत में किस पद्धति से होता है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में किस प्रकार मतों का वैल्यू आंका जाता है, राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, क्या उनको दी गई है, संघीय शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, इन सब बातों पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम आज आपके साथ राष्ट्रपति चुनाव पर बात क्यों कर रहे हैं। खबरों पर यदि नज़र डालें और देखें तो भारत में 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव आयोजित होने वाला है, यानी कि हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को है। इसके बाद 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की जो वोटिंग होगी उसकी मतगणना की जाएगी। हम लोग मतगणना पर भी बात करेंगे कि राष्ट्रपति के लिए दिए गए वोट की मतगणना किस विधि से की जाती है, किस पद्धति से की जाती है। नामांकन के लिए अंतिम तिथि है 29 जून। तो खबरों में बना हुआ है लगातार सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी की अलायंस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है द्रौपदी मुर्मू को, जो कि एक आदिवासी महिला हैं, जिन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत एज ए कर्मचारी, स्कूल टीचर, बाद में वार्ड पार्षद, 1997 में वो वार्ड पार्षद बनी, फिर 2 बार वो विधायक बनी, बेस्ट विधायक का उन्हें अवार्ड भी मिला और फिर वो झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। एक आदिवासी महिला हैं। दूसरी तरफ यदि हम बात करें जो विपक्ष के साझा कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा, उनका भी राजनीतिक सफ़र एक नौकरशाह से पॉलिटिशियन तक का है। वो एक अधिकारी थे, वो अटल के करीबी थे, वो वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, बीजेपी के प्रखर नेता और वक्ता के तौर पर उनकी अपनी पहचान थी। इंटरनेशनल मामले में और वित्त के मामले में उनकी अपनी पकड़ है। 2018 में कुछ मतभेद की वजह कर उन्होंने बीजेपी छोड़ा और टीएमसी ज्वाइन किया और टीएमसी के तरफ से ही विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर उनका नामांकन किया जा रहा है। तो अब देखना है, दिलचस्प होगा कि कौन जीतते हैं, कौन भारत के उच्च संवैधानिक पद, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में नियुक्त होते हैं। तो ये तो सारी बातें हुई खबरों की, जो खबरों में आजकल चल रहा है। अगर हम अब अपने टॉपिक पर आएँ और बात करें तो आज हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव होता कैसे है। इससे पहले कि हम राष्ट्रपति चुनाव की तरफ जाएं, एक नज़र डालते हैं उन अनुच्छेदों पर जो राष्ट्रपति चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के शक्ति तक को आप तक एक नज़र डालकर मैं पहुंचाना चाहती हूं, जो उनसे संबंधित है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद मुख्यतः 52 से 61 तक है। हालांकि अनुच्छेद 72 और 73 में भी राष्ट्रपति के लिए प्रावधान दिए गए हैं, परंतु अनुच्छेद 52 से 61 तक सीधे राष्ट्रपति से संबंधित है। उसमें भी अनुच्छेद 54 से लेकर अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। हम लोग एक नज़र एक सीरीज में डालते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या है। अनुच्छेद 52, इसमें भारत के राष्ट्रपति का पद है। 52 में पद। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 यहाँ से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। राष्ट्रपति के चुनाव की, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की विधि प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति बनने के लिए पुनः निर्वाचित होने की पात्रता, क्या योग्यता होनी चाहिए पुनः दोबारा यदि वो निर्वाचन के लिए आते हैं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता। 52 में पद, 53 में कार्यपालिका शक्ति, 54 में निर्वाचक मंडल, 55 में चुनाव की विधि, 56 में
कार्यकाल, 57 में पुनः निर्वाचन की पात्रता, 58 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता। बात यदि 59 की करें तो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। बात यदि अनुच्छेद 60 की करें तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाने वाला शपथ या प्रतिज्ञा पत्र का वर्णन। यहाँ तक आपने देखा राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर हम लोग शपथ पर आ गए। अंत में अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को यदि पद से हटाना है तो हम किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटा सकते हैं, उस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं और अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है कि वो भारत के किसी भी केस में किसी सजायाफ्ता मुजरिम को यदि वो क्षमा चाहता है तो उसके सज़ा को माफ़ भी कर सकते हैं या सज़ा को कम करके या परिवर्तित भी कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ लोक सेवा आयोग के विस्तार का पावर। ये सारे अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है। आपने देखा 52 to 61 और फिर 72 और 73। अब बात आती है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अधिनियम के तहत किया जाता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव अधिनियम 1952 के तहत किया जाता है, यानी 1952 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। एक्ट 1952 लागू होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव पर। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग करने का पावर है वो किसके पास है, लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के पास क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन में कम से कम निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य का प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर चाहिए और 50 सदस्य का अनुमोदक के रूप में, यानी कि कुल कह सकें तो कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन कराता है तो उसके नामांकन में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, कुल मिलाकर 100 ऐसे लोगों का समर्थन चाहिए जो कि इस निर्वाचन मंडल के सदस्य हैं, चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये तो हो गया कि कोई व्यक्ति कब नामांकन कर सकता है। अगर बात योग्यता की करें तो वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, वो पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के किसी पद पर ना हो, उस पर कोई आरोप सिद्ध ना हुआ हो यानी सजायाफ्ता ना हो, तो वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उसके लिए उसे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होगी। अब यदि हम बात करें कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है। जब हमारा संविधान बना तो संविधान में राष्ट्रपति का पद तो दिया गया, संवैधानिक पद था, लेकिन ये एक नाम मात्र का पद था। वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित कर दी गई। तो बात हुआ कि जब संवैधानिक पद है, यहाँ शक्तियाँ कम हैं, तो इनके लिए अगर हम प्रत्यक्ष चुनाव कराते हैं तो बहुत बड़ा खर्च आएगा, बहुत सारे समय लगेंगे। तो क्यों ना इस चुनाव को अप्रत्यक्ष ही किया जाए ताकि चुनाव पर होने वाले बहुत बड़े खर्च और समय को बचाया जा सके। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से करने का संविधान सभा ने निर्णय लिया। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति से होता है। राष्ट्रपति चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें भाग कौन लेते हैं? उसमें भाग लेते हैं भारत के सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। लेकिन ये वो सदस्य होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। यानी कि निर्वाचक मंडल में सभी राज्यों के विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के वो सदस्य होते हैं जो निर्वाचित होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुदुचेरी, जिसके विधानसभा सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। हालांकि ये प्रारंभ में नहीं लेते थे, लेकिन 1992 में संविधान के 70वें संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया कि वो भी भाग ले सकते हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रपति चुनाव से बाहर कौन होता है, कौन भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा,
विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत होते हैं, 12 अलग अलग क्षेत्र से राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, 2 विधानसभा में मनोनीत होते हैं। तो ये सारे सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इनके अतिरिक्त विधान परिषद जिन राज्यों में भी है, उनके जो MLC होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो भी इस निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं, तो वो भी वोटिंग से बाहर रहते हैं। अब यदि हम देखें, आंकड़ों पे नज़र डालें, तो भारत में कुल सदस्य जो हैं, जो वोटिंग करते हैं, वो हैं 4809। यानी कि भारत में कुल 4809 सदस्य वोट करते हैं, जिनमें राज्यों के विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सभी सम्मिलित हैं। अब यदि आंकड़ा हम तोड़कर देखें, तो भारत में 543 लोकसभा सदस्य हैं, 200 मनोनीत सदस्य मैक्सिमम, 233 राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। टोटल हो गए केंद्र में 776 सदस्य। अब 4809 से इन 776 सदस्य को यदि हम माइनस करते हैं, तो 4033 सदस्य हैं जो राज्यों के विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी से आते हैं, जो कि भाग लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। तो राष्ट्रपति चुनाव में कुल सदस्य हो गए 4809 और इनमें राज्य विधानसभाओं के हो गए 4033 सदस्य। अब यदि बात की जाए कि किसी भी राज्य के सदस्य का मत वैल्यू क्या होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का, विधानसभा के सदस्यों का मत वैल्यू निकालने के लिए वहाँ की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है उसका यूज़ किया जाता है। भारत में अभी जिस जनसंख्या का यूज़ करते हैं जनगणना का, वो 1971 का जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या थी, क्योंकि 1976 में ये निर्णय हुआ था कि 2026 तक 1971 के ही जनगणना के आधार पर जनसंख्या को काउंट किया जाएगा। तो 1971 की जनगणना के जनसंख्या के अनुसार किसी भी राज्य के जो विधायक हैं, MLAs हैं, उनके मत की वैल्यू निकाली जाती है। वैल्यू कैसे निकाली जाती है? कुल राज्य की जनसंख्या, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या इक्वल टू राज्य के विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इनटू 1/1000। कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? राज्यों की कुल जनसंख्या बटे राज्यों के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इनटू 1/1000, ये निकालने की विधि है। इस आधार पर किसी भी राज्य के विधायक का मत वैल्यू निकाला जाता है। अब यदि हम बात करें, हम 28 राज्यों की बात अभी नहीं कर सकते हैं, तो भारत में सबसे अधिक मत वैल्यू उत्तर प्रदेश के विधायकों का है। उत्तर प्रदेश में एक विधायक के वोट की वैल्यू 208 में आती है, जबकि अगर बात करें तो सबसे कम वैल्यू सिक्किम के विधायक का है। सिक्किम के विधायक के एक वोट की वैल्यू 7 है। तो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल विधायक हैं 403 को यदि हम 208 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू आती है 83,824, यानी 83,824। ये यूपी के कुल विधायकों के मत का वैल्यू है। लेकिन इसी के अपोजिट यदि हम सिक्किम में जाकर देखें तो सिक्किम में कुल विधायक हैं 32। उनको यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आता है 224, यानी कि यूपी के एक विधायक के मत के वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि यूपी के एक विधायक का मत किया था 208 और सिक्किम के 32 विधायक को मिला के आया 224। क्यों? क्योंकि सिक्किम की जनसंख्या विरल है और यूपी की जनसंख्या घनी है। हम अपने राज्य बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में एक विधायक के वोट की वैल्यू है 173। बिहार में कितनी है? 173। पड़ोसी राज्य झारखंड की बात करें तो उनका है 176। 173 के हिसाब से यदि बिहार के कुल विधायक के संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ विधानसभा सदस्य हैं 243। 173 इंटू 243 यदि हम इसको टोटल करते हैं तो आता है 4239, यानी कि बिहार के कुल विधायकों के मत का वैल्यू है 4239। तो ये तो बात हुई हमारे विधानसभा में कितने सीट के कितनी वैल्यूज़ होते हैं। आइए आगे देखते हैं MLAs का क्या वैल्यू है। अब यदि हम बात करें केंद्र में जो हमारे
मेंबर्स हैं जो लोकसभा और राज्यसभा से हैं, उनके वैल्यूज़ को कैसे आंका जाता है। तो वैल्यूज़ ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, यानी कि एक एमपी के जो वोट्स की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है। तो यहाँ हम करते हैं टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी कि एक राज्य के कुल एमएलएस के वैल्यू बटे, इसको हम रेशियो में ले रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि कुल विधायकों की एक राज्य के मत का वैल्यू बटे हम लेंगे टोटल नंबर, यानी कि संख्या जितने भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एक स्टेट के, और इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके निकालेंगे कि कुल कितना आया। 2017 में हमने देखा था कि एक एमपी के वोट की वैल्यू 708 थी, क्योंकि उस समय विधायकों के कुल वैल्यू से जब उनको मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया तो 708 आया था 2017 के चुनाव में। लेकिन यही वैल्यू जब हम देख रहे हैं 2022 के चुनाव में, तो आप देखिए कितना निकलता है। हम इस समय हमारे कुल संसद का वैल्यू, यानी कि कुल संसद के वोट का वैल्यू जब हम निकालने जाते हैं तो हम किसको निकालेंगे, कुल एक स्टेट्स के नहीं बल्कि टोटल स्टेट के विधानसभा का वैल्यू लेंगे। तो वो है 5,43,231, 5,43,231। इस समय भारत में संपूर्ण राज्य की विधानसभा के विधायक सदस्य जो हैं उनके वोटों का वैल्यू है। इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्टेड पार्लियामेंट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड पार्लियामेंट्स, जिसमें हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ऐड करेंगे। तो वो कितना आया था हमारा 776। जब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 700, यानी कि एक एमपी के वोट का वैल्यू इक्वल टू 700। एक एमपी का कितना हो गया 700, जबकि 2017 में ये 708 था, तो यहाँ 8 अंक नीचे लुढ़कता है। तो हमारे पास टोटल एक एमपी अगर वोट करता है तो 700 वैल्यू आता है। और राज्यों का तो मैंने बताया ही आपको कि अलग अलग वैल्यूज़ हैं। बिहार का 173 है, सबसे अधिक यूपी का 208 है और सबसे कम सिक्किम का 7 है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मतदान है वो प्रक्रिया हो कैसे रही है। तो राष्ट्रपति का मतदान एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, या हम कह सकते हैं एक हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है, लेकिन आवश्यकता के वजह कर वोट को हस्तांतरित दूसरे पर किया जा सकता है वरीयता के क्रम में, क्योंकि राष्ट्रपति उम्मीदवार का जो वोटिंग होता है वो वरीयता क्रम में होता है। आपको सभी उम्मीदवारों को नंबर वाइज वरीयता देनी होती है, 1 2 3 4 करके। केवल एक कैंडिडेट को आप नंबरिंग नहीं दे सकते, ऑल कैंडिडेट्स को अपनी चॉइस के अनुसार आपको नंबरिंग देना होता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि राष्ट्रपति पद के जो चुनाव होता है इसमें वैध मत, जो भी वैध मत है उसमें जीतने के लिए आधे से अधिक मत लाना अनिवार्य होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आधे से अधिक मत को कहते क्या हैं, तो इस आधे से अधिक मत को कोटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोटा। अब कोटा निकाला कैसे जाता है, तो टोटल वैल्यू ऑफ एमपी वोट्स, एमपी के जितने वोट्स हुए प्लस टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएज वोट, यानी टोटल वैल्यू ऑफ एमपी वोट्स प्लस टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएज वोट्स डिवाइड बाय 2 + 1, एक प्लस बाद में करेंगे। तो इस समय हमारे पास टोटल एमपीज के अगर वोट की हम देखें तो वो है 5,43,000, और टोटल अगर हम वोट देखें एमएलएस के तो वो है 5,43,231। जब इसको हम इक्वल करते हैं तो आता है 10,86,431 बाई 2 + 1, और पूरी प्रक्रिया करने के बाद आता है 5,43,216, यानी कि 5,43,216 वोट लाने के बाद ही कोई उम्मीदवार विजेता घोषित होगा, जीता हुआ घोषित होगा। मतों की गिनती राउंड में होती है। अगर पहले राउंड में कोई नहीं जीत पाया, किसी के पास ये जादुई आंकड़ा नहीं आ पाया, तो फिर दूसरे राउंड में क्या किया जाएगा कि पहले राउंड में जो सबसे नीचे क्रम में था उसको मिले हुए वोट को ऊपर में जो लोग थे उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा, और फिर दूसरे राउंड की मतगणना होगी। उसमें भी अगर कोई नहीं जीता तो फिर तीसरा राउंड, फिर चौथा राउंड, और हर बार सबसे नीचे वाले के वोट को डिवाइड करके ऊपर वालों में बांट दिया जाएगा।
अभी तक हालांकि भारत में केवल एक राष्ट्रपति चुनाव में इस प्रक्रिया को यूज़ किया गया है और वो था 5वें राष्ट्रपति का चुनाव, जिसमें वीवी गिरी जीते थे और उनको दूसरे राउंड में जाकर जीत मिली थी। अगर हम बात करें निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति की, तो वो हैं नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से 82 इनका कार्यकाल है। ये देश के छठे राष्ट्रपति थे और ये राष्ट्रपति चुनाव निर्विरोध जीते थे। हालांकि इस वर्ष 37 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया था चुनाव आयोग में, लेकिन चुनाव आयोग ने 36 उम्मीदवारों की पात्रता को अवैध घोषित कर दिया, उनका नामांकन रद्द कर दिया और नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध जीत गए। अगर बात करें राष्ट्रपति के कार्यकाल में मृत्यु होने वाले राष्ट्रपति की, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई और दूसरे राष्ट्रपति एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे भी मुस्लिम ही राष्ट्रपति थे। और अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालने वाले, तो वो थे एम हिदायतुल्लाह, जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए। तो ये थी स्टूडेंट्स आज राष्ट्रपति चुनाव पर एक छोटी सी चर्चा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो।